आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले अक्टूबर नवंबर 2019 वेरिएंस 12। इससे पहले कि हम ये पेपर स्टार्ट करें, दोबारा से हम आपको रिमाइंड करा देते हैं कि बेटा एमसीक्यू का जो वेरिएंस है वो 95070/12 होगा। 1 आवर को वो पेपर होगा, ठीक है। इस पेपर में 40 क्वेश्चंस होंगे। आपको तमाम क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल जो है वो पेपर के साथ अटैच होकर मिलेगा आपको, ठीक है। और पूरा का पूरा पेपर जो है वो सॉफ्ट क्लीन इरेजर और सॉफ्ट पेंसिल के थ्रू करेंगे आप। टाइप बी और एच बी रिकमेंडेड है, राइट। अच्छा, एक चीज और जहन में रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था 2 क्लासेस में कहा, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए कुछ बच्चे टॉपिकल पास पेपर्स कर रहे हैं, ठीक है। और टॉपिकल पास पेपर्स में उनको जो इश्यूज हो रहे हैं वो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर रहे हैं एज अ प्राइवेट मैसेज, ऑलराइट। सो आप सब लोगों से भी गुजारिश है कि अगर आप टॉपिकल पास पेपर्स कर रहे हैं अपने एंड से, और मैं यहाँ ईयरली कवर कर रहा हूँ, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी फॉर योर पेपर। क्योंकि आपका पेपर सिर्फ एक ही कंपोनेंट के ऊपर पूरा का पूरा रिजल्ट आपका डिपेंड करता है। तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आप टॉपिकल करें, मैं ईयरली कराऊं। इस तरह से दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। टॉपिकल के अंदर कोई क्वेश्चंस में हर्डल्स आ रहा है, आपको इश्यूज आ रहा है, तो प्लीज वो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। देखिए मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ, जो मेरे पास अभी तक क्वेश्चंस आए उनको जहन में रखते हुए मैं एक चीज समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास एक एमसीक्यू आया जिसमें डिस्कशन वो करना चाह रहा है, या उसने क्वेश्चन बनाया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बेस पे, ऑलराइट। तो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बेस पे वो क्वेश्चन है और आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका वीक एरिया है। तो आप क्या करेंगे, आप नोट्स खोलेंगे और नोट्स खोलने के बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पूरा टॉपिक वहां से पढ़ेंगे और पढ़ के फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह से क्या होगा कि टॉपिक भी रिवाइज होगा, चैप्टर भी रिवाइज होगा, आपका क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको मसला होता है तो आप जरूर मुझे भेजें, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा आपको, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। ओके बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास वो कह रहे हैं द कंसंट्रेशन ऑफ aqueous sodium carbonate can be found by reaction with hydrochloric acid of known concentration. The indicator methyl orange is used, ठीक है। Which items of equipments are needed? इससे पहले कि हम आइटम्स की बात करें, आप जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन टाइट्रेशन के थ्रू फाइंड आउट की जाती है। कॉन्सेंट्रेशन डिटर्मिनेशन के लिए टाइट्रेशन मेथड यूज किया जाता है, आप जानते हैं। और टाइट्रेशन मेथड के अंदर बेटा क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? टाइट्रेशन मेथड के अंदर आपके पास इन्वॉल्व होता है कॉनिकल फ्लास्क, प्यूरेट इन्वॉल्व होती है, और पिपेट इन्वॉल्व होती है, सही। तो कॉनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट, पिपेट, ये तीनों चेक कर लीजिए कहां पर लिखे हुए। कॉनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट, पिपेट सी में लिखे हैं, तो सी इज द राइट आंसर। सर आपको कैसे पता चला कि कॉन्सेंट्रेशन डिटरमिन करने के लिए टाइट्रेशन मेथड यूज करेंगे? बेटा मुझे इस तरह से पता चला कि उसने इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज दिया हुआ, तो इंडिकेटर हमेशा आप टाइट्रेशन में यूज करते हैं, राइट। इससे अंदाजा हो गया था मुझे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। द डायग्राम शोज 3 स्टेजेस 1, 2 एंड 3 यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। स्पैचुला है, सॉल्ट है, ये 1 है, ये रिएक्टेंट है, ये फिल्ट्रेट है, ये रेजिड्यू हो गया। हीट कर रहे हैं फिल्ट्रेट को, ठीक है। वो कह रहे हैं which proof correctly shows the solubilities of both the reactants and of the salt form in this preparation। बहुत ही सिंपल सा है। देखें, अगर आपको एक फिल्ट्रेट मिला और एक रेजिड्यू मिला, इसका मतलब जो आपके पास कंपाउंड है उसमें से एक सॉल्युबल है और एक इनसॉल्युबल है। रेजिड्यू मिलने का मतलब इनसॉल्युबल है, और फिल्ट्रेट मिलने का मतलब सॉल्युबल है, ठीक है। और आप फिल्ट्रेट को हीट करके
सॉल्ट हासिल करोगे, इसका मतलब जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्युबल है। तो आप यहाँ लिख दीजिए सॉल्ट्स which are obtained through heating of filtrate are soluble in water। सही है। तो देखें वो क्या कह रहा है, सॉलिबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो भाई एक सॉल्युबल एक अनसॉल्युबल, तो इसका मतलब कॉम्पिटिशन बी और डी, सॉरी कॉम्पिटिशन सी और डी के अंदर है, राइट। अब जाहिर सी बात है जो आप हीट कर रहे हैं फिल्ट्रेट को, उसके थ्रू क्रिस्टल्स आएंगे, वो क्रिस्टल्स यकीनन सॉल्युबल सॉल्ट के होंगे जो कि वाटर में डिसॉल्व होगा। तो व्हिच इज व्हाई डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जब भी आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे क्वेश्चन नंबर का रेफरेंस जरूर डालें। ठीक है, इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर the nucleon number of an atom is typically greater than its proton number। ठीक बात है, बिल्कुल। मास जो है वो एटॉमिक नंबर से ज्यादा होता है। The difference between these two numbers indicate the number of dash in the atom। Atoms that have different nucleon numbers but the same proton number are dash, which word correctly complete gaps in one। आपको पता है these two numbers indicate the number of neutrons in the atom। ये तो बात सही है बिल्कुल कि यहाँ पर न्यूट्रॉन आ जाएगा। Atoms that have different nucleon number but same proton number are called isotopes। ये तो isotopes की definition है। तो आप चेक करें कि न्यूट्रॉन और आइसोटोप्स कहाँ पर लिखे हुए, डी में लिखे हुए, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 4, which three element exist as diatomic molecule at room temperature। या diatomic molecule at room temperature कह रहा है। diatomic molecule का मतलब क्या होगा बेटा, X2, यानी वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करे। अब C इज द राइट आंसर आई बिलीव, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो N2 में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन जो है वो O2 में एग्जिस्ट करता है, फ्लोरीन जो है वो F2 में एग्जिस्ट करता है। तो सारे के सारे डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऑप्शन ए रॉन्ग है। क्यों? इसलिए क्योंकि हीलियम मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक में एग्जिस्ट नहीं करता। ऑप्शन बी भी रॉन्ग है, इसलिए क्योंकि नियॉन मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक में एग्जिस्ट नहीं करता। ऑप्शन डी भी रॉन्ग है क्योंकि हीलियम मोनोएटॉमिक है, सिंगल एटम है, डायटोमिक में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसके बाद बेटा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, विच इज अ प्योर कंपाउंड। तो भाई प्योर कंपाउंड, अब जो गैसोलीन है, पेट्रोल है, उसमें तो बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है। स्टील भी मिक्सचर है डिफरेंट मेटल्स का, ड्राई एयर भी मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। इथेनॉल जो है वो प्योर है, सिर्फ इथेनॉल है तो इथेनॉल ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। एंड देयरफॉर बी इज द राइट आंसर। तो प्योर कंपाउंड किसे कहते हैं, which consist of only one compound, सिर्फ एक कंपाउंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, which diagram best represents the structure of a solid metal। भाई सॉलिड मेटल, तो सॉलिड मेटल के लिए, मेटल के लिए क्या बताया मैंने, मेटल के लिए क्या बताया, मेटल के लिए मैंने बताया है कि मेटल में होता है पॉजिटिव आयन एंड अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव आयंस एंड अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर है, पॉजिटिव आयन एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा आपके पास है बी में। सही है,
मैंने आपको क्लास के अंदर ये बना के दिया था, अगर आपको याद हो, प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन है, फिर ये प्लस है, फिर ये इलेक्ट्रॉन है, फिर ये प्लस है, फिर ये इलेक्ट्रॉन है, फिर ये प्लस है। याद आया आपको? ये मैंने क्लास में बना के दिया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड burns in an excess of oxygen according to the equation shown। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। 48 dm cube of hydrogen sulfide is burned. Which volume of sulfur dioxide would be formed at room temperature and pressure? सबसे पहली तो बात ये कि बेटा मुझे हाइड्रोजन सल्फाइड का वॉल्यूम मालूम है, तो अगर इसका वॉल्यूम मालूम है तो इसका मतलब मैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड मालूम कर सकता हूँ। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S। ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 24 dm। सही है, तो 48 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आपके पास कितना आ जाएगा, मोल्स कितने आ जाएंगे, 2 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप देखिए, H2S और SO2 दोनों के दरमियान रेशियो 2:2 का है, तो अगर ये 2 मोल है तो ये भी 2 मोल होगा, तो मोल्स ऑफ SO2 कितना हो जाएगा बेटा, 2 मोल्स हो जाएगा। सही है, मुझे वॉल्यूम चाहिए बेटा, 1 मोल में 24 dm³ होता है, तो अगर आपके पास 2 मोल्स हैं तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा, तो बेटा ये 48 dm³ हो जाएगा। ये मैंने स्टेजेस इसलिए शेयर किए हैं क्योंकि इस वक्त मोलर रेशो सेम था, इन दोनों का मोलर रेशो सेम था, तो जो वॉल्यूम हाइड्रोजन सल्फाइड का है वही वॉल्यूम किसका हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का हो जाएगा, राइट। व्हिच इज व्हाई सी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर मोल्स डिफरेंट, अगर लेट्स सपोज मोलर रेशो डिफरेंट है तो फिर ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? ये स्टेजेस मेंशन करने का मतलब ये है कि आपके नोट्स रिवाइज हो जाएं, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, अगर मोलर रेशो यहाँ पर डिफरेंट है तो ऑब्वियसली फिर आंसर भी डिफरेंट आएगा, बट सरप्राइजिंगली यहाँ पर मोलर रेशो दोनों का सेम है, इसलिए अगर वॉल्यूम 48 dm³ था H2S का, तो सल्फर डाइऑक्साइड का भी 48 ही होगा। ठीक है बेटे, ये शॉर्टकट टेक्निक थी, दोनों चीजें बताई हैं, शॉर्टकट भी बताया है, डिटेल मेथड भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 8, which statement about electrical conductivity is correct? Which statement about electrical conductivity is correct? अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से रिलेटेड बात करें बेटे, तो कोवलेंट कंपाउंड्स सच एज ग्लूकोज कंडक्ट्स व्हेन मोल्टन और डिसॉल्व इन वाटर। नॉट एट ऑल, ग्लूकोज नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटा, क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, आयोनाइज नहीं होता, और अगर वो आयोनाइज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फ्री मोबाइल आयंस नहीं होंगे, और अगर फ्री मोबाइल आयंस नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी, तो ये पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड पढ़ते हैं, डाइल्यूट एसिड्स सच एज सल्फ्यूरिक एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द आयंस एंड फ्री टू मूव। बिल्कुल सही बात है, मैंने इलेक्ट्रोलिसिस में आपको सल्फ्यूरिक एसिड एज एन इलेक्ट्रोलाइट लेकर पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक पढ़ाया है, तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि उसमें फ्री मोबाइल आयंस होंगे और फ्री मोबाइल आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी मूव कंडक्ट कर लेंगे। सी भी पढ़ लेते हैं, आयनिक कंपाउंड सच एज सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं भाई, सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और इन एक्वस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। ये इलेक्ट्रॉन्स कह रहा है इसलिए गलत हो गया। मेटल्स सच एज कॉपर कंडक्ट्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव आयंस। अरे नहीं भाई, मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, इसलिए राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 9, अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बाय द हेबर्स प्रोसेस। ये इक्वेशन आ गई आपके पास। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड व्हेन 60 किलोग्राम ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 60 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा जी, ये जो 60 किलोग्राम ऑफ अमोनिया है ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपकी प्रैक्टिकल यील्ड है, और थ्योरेटिकल यील्ड जो है ना वो मुझे 60 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन के थ्रू डिटरमाइन करनी है। तो चले करते हैं, कोई मसला नहीं है। सबसे पहली तो बात ये है कि
बेटा मुझे कंपैरिजन करना है हाइड्रोजन और अमोनिया, ठीक है। हाइड्रोजन 3 टाइम 2 करूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा 6, और अमोनिया 2 टाइम 17 करूंगा तो कितना हो जाएगा 34। सो बेसिकली 17 इज द MR, और क्योंकि इसके 2 मोल्स थे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके ये मास निकाला। 2 इज द MR, क्योंकि इसके 3 मोल्स थे मल्टीप्लाई करके 6 निकाला। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि भाई 60 किलोग्राम है अगर मेरे पास, तो बताइए अमोनिया कितना होगा। तो सीधी सीधी बात है, 60 को मल्टीप्लाई करें 34 से और डिवाइड करें 6 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 10, 60 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा बेटा 340, राइट। अब अगर मुझे प्रैक्टिकल यील्ड निकालनी है तो परसेंटेज यील्ड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होगा 60 डिवाइडेड बाय 340 इंटू 100। याद है ना आपको फॉर्मूला क्या बताया था, प्रैक्टिकल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय आंसर इंटू 100, ये हो जाएगा बेटा 17.6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, ठीक है बेटा। ये आ गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10, what is the ratio of the number of molecules in 71 gram of gaseous chlorine to the number of molecules in 2 gram of gaseous hydrogen? तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, मोल्स ऑफ गैसियस क्लोरीन निकालूंगा, 71 को डिवाइड करूंगा 71 से, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1 मोल, ठीक है। मैं मोल्स निकालूंगा गैसियस हाइड्रोजन के, इसका मास 2 दिया हुआ है, Mr2 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 मोल। तो इसका मतलब दोनों के दरमियान रेशियो क्या है, 1:1 का है, एंड देयरफॉर 1:1 के रेशियो की वजह से A वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। यानी जितने मोल्स यहां पर हैं उतने ही मोल्स यहां पर भी हैं। इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल्स इस 1 मोल में होंगे एग्जैक्टली वही मॉलिक्यूल्स इस वाले 1 मोल में, तो क्योंकि मोल सेम है इसलिए मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, रेशियो 1:1 का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द डायग्राम शोज द apparatus फॉर एन इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट है मेरा। यूजिंग द apparatus shown which electrolyte would give colorless gases at both electrodes। यार जो कलरलेस गैसेस है ना, अगर आपको याद हो कलरलेस गैसेस हमारे पास सिर्फ 2 हैं जो हमने आपको बताई है, एक ऑक्सीजन गैस और दूसरी हाइड्रोजन गैस। ये दोनों की दोनों कलरलेस गैसेस। आप जानते हैं ऑक्सीजन गैस उस वक्त बनेगी जब हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो एट एनोड डिस्चार्ज होंगे, और हाइड्रोजन गैस उस वक्त बनेगी जब हाइड्रोजन आयन जो है वो एट कैथोड डिस्चार्ज होंगे। यही चीज सिखाई थी आपको नोट्स में, ठीक है ना। अब आपने ये देखना है कि भाई हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन किस केस के अंदर डिस्चार्ज होंगे इलेक्ट्रोलाइट में, तो सी इज द राइट आंसर। इसलिए क्योंकि जब H2SO4 होगा तो उसमें आपको हाइड्रोजन आयन भी मिलेगा, हाइड्रोक्साइड आयन भी मिलेंगे, सल्फेट आयन भी मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू द लेक्चर, अकॉर्डिंग टू माय नोट्स, ये हाइड्रोजन गैस बना लेगा, ये ऑक्सीजन गैस बना लेगा, और ये दोनों की दोनों कलरलेस गैसेस होती हैं। सल्फेट कभी भी डिस्चार्ज नहीं होता, ये एज इट इज पड़ा रहेगा इलेक्ट्रोलाइट। तो सी इज द राइट आंसर। सर व्हाई नॉट डी, बेटा मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड है, तो मोल्टन में एक तो लेड बनेगा एक ब्रोमाइड बनेगा, वो कह रहा है कलरलेस गैसेस बताओ, तो ये तो गैसेस नहीं होंगी ना, इसलिए गलत। ऑप्शन ए, वो कह रहा है एक्वस कॉपर टू सल्फेट। एक्वस कॉपर टू सल्फेट में
ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि कैथोड के ऊपर गैसेस नहीं होंगी, कॉपर मेटल डिपॉजिट हो रहा होगा, इसलिए ये भी गलत। बी क्यों गलत? क्योंकि सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए क्लोरीन गैस रिलीज होगी, और क्लोरीन जो है वो पेल येलो कलर की होती है जबकि वो कह रहा है कलरलेस गैस, तो बी भी गलत। ठीक है, which metal is most likely to be extracted from its molten chloride by the use of electrolysis? भाई वो मेटल एक्सट्रैक्ट हो सकता है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू मोल्टन फॉर्म में जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? कैल्शियम की है, तो कैल्शियम इज द राइट आंसर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मेटल विथ हाई रिएक्टिविटी will extract from molten state through electrolysis. सही है बेटे। क्वेश्चन नंबर 13, two energy profile diagrams are shown. The scale on the y-axis is the same for both diagram. ठीक है, यानी यहाँ पर y-axis पे एनर्जी है, x-axis पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, और यहाँ पर भी सेम ही है। अब मसला ये है कि रिएक्शन 1 में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो काफी कम है, राइट। यहाँ पर भी है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, ये जो गैप है ये ज्यादा है, राइट। ये डेल्टा एच का गैप ज्यादा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है डेल्टा एच का गैप बेटा कम है, ये याद रखिएगा। सही है, तो कह रहे हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बहुत आसान है, ये एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच प्लस और ये हो जाएगा डेल्टा एच प्लस। सही है, अब जरा देखिएगा, बोथ रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, रॉन्ग, दोनों के दोनों एंडोथर्मिक है। ओनली वन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, रॉन्ग, क्योंकि दोनों के दोनों एंडोथर्मिक है। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन 1 इज स्मॉलर देन द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन 2। नहीं भाई, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये है, तो पहली की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, ही इज सेइंग स्मॉलर है, इट इज आल्सो रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी। और डी क्यों ठीक है ये भी देख लीजिए। The enthalpy change of reaction 2 is larger, बिल्कुल सही बात है, ये enthalpy change ज्यादा है इस वाली enthalpy change से। सही है, तो D is the right answer। मैं इसमें एक्टिवेशन एनर्जी भी बता देता हूँ कि ये एक्टिवेशन एनर्जी है और इस केस में ये एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हायर है और ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी इन कंपैरिजन टू रिएक्शन 1 लोअर है। सही है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अमोनियम नाइट्रेट डिसॉल्व्स इन वाटर। तो अमोनियम नाइट्रेट को मैं वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूँ, इट विल टर्न टू एक्वस अमोनियम नाइट्रेट, और जब ये रिएक्शन होगा तो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू हो जाएगी प्लस 25 किलो जूल्स पर मोल, प्लस 25 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है बेटे, तो कह रहे हैं विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, बिल्कुल सही बात है, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू प्लस है तो एंडोथर्मिक है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। द वाटर गेट्स कोल्डर ड्यूरिंग द रिएक्शन। देखिए ये आपका क्या है? सिस्टम, ये आपका क्या है? सराउंडिंग। तो एनर्जी जो है वो हमेशा एब्जॉर्ब होती है, तो जो वाटर है उससे एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? अमोनियम नाइट्रेट में, तो वाटर क्या हो जाएगा? कोल्डर हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द अमोनियम नाइट्रेट फ्रॉम वाटर, बिल्कुल सही बात है, ये मैंने अभी कहा है आपको। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक है, व्हिच इज व्हाई डी इज द राइट आंसर। सही है, याद रखिएगा कि ये आपके पास क्या है?
सिस्टम, अलर्ट रहना जो मैंने पढ़ा है थ्योरी में वो बता रहा हूँ। ये आपके पास क्या है, सराउंडिंग। तो जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एनर्जी is absorbed from surrounding to system, है ना। तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। वाटर से एनर्जी कहाँ चली जाएगी, अमोनियम नाइट्रेट में। तो थर्ड स्टेटमेंट ठीक हो गया। डेल्टा एच की वैल्यू प्लस है, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक हो गया। और आप जानते हैं कि जब सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस। दस सराउंडिंग जो है वो कोल्डर होना शुरू हो जाएगा, सराउंडिंग गेट्स कोल्डर। सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक हो गया। ठीक है जनाब। Which statement about photosynthesis is correct? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फूड की फॉर्मेशन होती है। फोटोसिंथेसिस ये था ना आपके पास 6CO2 plus 6H2O एरो C6H12O6, ये ग्लूकोज था। और ये रिएक्शन होता था सनलाइट की प्रेजेंस में, अगर आपको याद हो, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, राइट। plus 6O2, राइट। तो अब जरा पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। ऑप्शन ए रॉन्ग, क्लोरोफिल इज रिएक्टेड। तो ऑप्शन ए रॉन्ग, क्योंकि क्लोरोफिल रिएक्टेड नहीं है, बल्कि क्लोरोफिल तो बेटा एक कैटलिस्ट होता है। ठीक है, रिएक्टेंट तो ये है आपके पास। ठीक है। बी, ऑक्सीजन इज द प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन बनी है तो प्रोडक्ट होगा। सी भी देख लेते हैं। सनलाइट इज रिएक्टेंट। नहीं भाई, सनलाइट तो कंडीशन है ना, क्लोरोफिल और सनलाइट दोनों कंडीशन है, रिएक्टेंट नहीं है, इसलिए गलत। वाटर इज द प्रोडक्ट, वाटर तो बनता ही नहीं है, इसलिए भी गलत। ठीक है बेटे। Question number 16. In this reaction, is the underlying substance reduced? बेटा reduce का मतलब क्या होगा? Reduce के बहुत सारे मीनिंग है ना, चार डेफिनेशंस बताइए। पहली डेफिनेशन क्या है? Gain of electron. दूसरी डेफिनेशन क्या है? Decrease in oxidation state. ठीक है, चलें ये दो अप्लाई करके देखते हैं। कार्बन यहाँ पर 0 है, कार्बन यहाँ पर 2+ हो गया, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, वो कह रहा है रिड्यूस। बताओ, तो ऑप्शन में रॉन्ग हो जाएगा आपके पास। Cl2 में यहाँ पर 0 है और यहाँ पर Cl2 -1 में कन्वर्ट हो गया, तो 0 से -1 का मतलब रिडक्शन, और वो यही तो पूछ रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। सर व्हाई नॉट सी? बेटा मैं सी भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पर मैग्नीशियम 0 है, वेयर इज यहाँ पर मैग्नीशियम 2+ है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज दिस। जिंक जो है वो 0 है, यहाँ पर जिंक जो है वो 2+ है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन, यहाँ भी ऑक्सीडेशन, यहाँ भी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन सिर्फ बी में है। सही है। Question 17. Catalyst alter the rate of chemical reactions. Which statements correctly describe the effect of adding a catalyst to a reaction? Okay. Here, effect of adding a catalyst. क्या इफेक्ट होता है? दो इफेक्ट्स होते हैं, दो तीन बातें हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है,
ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, राइट। आप सब जानते हैं कि जब एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लोअर हो जाती है ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड करता है, जब तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। अब चेक करते हैं कि भाई क्या दिया हुआ एग्जाम में, ऑल रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैव मोर एनर्जी एंड मूव फास्टर। नहीं जी, ये तो टेम्परेचर में होता है, कैटलिस्ट में तो नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। द एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर्ड, ये बिल्कुल सही है। मोर रिएक्टेंट पार्टिकल्स कोलाइड विद इनफ एनर्जी टू रिएक्ट, ये बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड और थर्ड जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, आपको कैसे पता चला कि मोर पार्टिकल्स कोलाइड विद इनफ एनर्जी टू रिएक्ट? बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ही उसी वक्त होता है जब पार्टिकल्स के दरमियान कोलिजन ज्यादा हो, और कोलिजन उस वक्त ज्यादा होगा जब उनके पास इनफ एनर्जी हो रिएक्शन करने के लिए। इसी को कहते हैं ना कोलिजन बाय मॉलिक्यूलर थ्योरी। Question number 18. Solution T has the following properties. It reacts with magnesium forming a gas. Okay. तो अगर कोई भी मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो गैस फॉर्म होती है, ये बात हम पढ़कर आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम ये भी पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मिंग अ गैस। तो हमने आपको पढ़ा है कि दुनिया का कोई भी कार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्शन करता है तो गैस रिलीज करता है। तो इसका मतलब ये भी एसिड है, इसका मतलब ये भी एसिड है, ठीक है। विच स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशन टी इज करेक्ट? इट कंटेन मोर हाइड्रोक्साइड आयंस देन हाइड्रोजन आयंस। ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए क्योंकि अगर आप मोर हाइड्रोक्साइड आयंस कह रहे हैं देन हाइड्रोजन आयंस, तो इसका मतलब सॉल्यूशन एल्कलाइन हो जाएगा। सॉल्यूशन इज एल्कलाइन, और अगर सॉल्यूशन एल्कलाइन है तो इसका मतलब फिर रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगी। इट इज अ pH 9, ये भी एल्कलाइन सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन, ये रॉन्ग है बेटा, बिकॉज कार्बोनेट ऑलवेज गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, always gives carbon dioxide, not hydrogen gas। ठीक है, तो बच्चे ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो राइट आंसर क्या होगा आपके पास? डी। चलें चेक करते हैं डी में क्या कह रहा है। इट रिएक्ट्स विद एक्वस अमोनिया, बिल्कुल सही बात है, अमोनिया से रिएक्शन कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, अमोनिया से रिएक्शन कर सकता है। अमोनिया reacts with acid, ठीक है। both reacts with acid and acids have pH less than 7.0। देखिए, मैं आपको बताता हूँ पूरी स्टोरी क्या है। जब कोई भी मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन तो गैस प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है मैग्नीशियम का, ये एसिड के साथ हो रहा है। कोई भी कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करता है तो गैस प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये इस वक्त एसिड से रिएक्शन कर रहा है। तो दोनों के दोनों मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट इसका मतलब एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं, और एसिड की जो पीएच होती है वो 7 से कम होती है। ये बात मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है। ये कंक्लूजन हो गया इन दोनों स्टेटमेंट्स का। उसके बाद उसने कहा कि इट कंटेन मोर हाइड्रोक्साइड आयन देन हाइड्रोजन आयंस। भाई हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब एल्किली ज्यादा है, एसिड कम है, तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एल्कलाइन। तो ये भी रॉन्ग।
pH 9 यानी pH 7 से कम होनी चाहिए थी, यहाँ 9 है तो ये भी रॉन्ग। इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल एसिड जब कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस देनी चाहिए, उसने यहाँ हाइड्रोजन लिखा है, ये भी रॉन्ग। तो जब ए बी सी तीनों रॉन्ग हो गए तो करेक्ट आंसर डी। और डी इसलिए ठीक है क्योंकि अमोनिया एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बना देता है। ये भी लिख देता हूँ कौन सा सॉल्ट, और ये मैंने लिखवाया आपको नोट्स में, अमोनिया रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट, ठीक है। Which substance is soluble in water? Copper to carbon, अच्छा soluble in water, तो मैंने आपको बताया था all nitrates are soluble, याद है? चेक करो कहाँ है nitrates, all nitrates are soluble, ये स्टेटमेंट लिखवाया मैंने नोट्स में, which is why copper to nitrate is the right answer, ठीक है। Which statement about ammonia is correct? It is colorless, odorless gas, नहीं भाई पंजेंट गैस होती है, ये पंजेंट गैस होती है, ठीक है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। इट इज अ गैस दैट टर्न्स डैम्प ब्लू लिटमस पेपर रेड, नहीं भाई ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू करती है बिकॉज अमोनिया इज द ओनली अल्कलाइन गैस, ये लिख देते हैं यहाँ पर, नोट्स में भी लिखा हुआ है, फिर दोबारा से लिख देते हैं, अमोनिया इज द ओनली alkaline gas that changes than red litmus blue, ठीक है। It is formed when potassium nitrate is heated with aqueous sodium hydroxide and aluminum. That's right, ये बिल्कुल सही बात, C is the right answer, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये जो पूरा स्टेटमेंट है ना, ये सॉल्ट एनालिसिस आपके दिमाग में होनी चाहिए, सॉल्ट एनालिसिस है, याद करें नाइट्रेट का टेस्ट, नाइट्रेट को टेस्ट करने के लिए हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं और फिर उसके बाद एल्यूमिनियम भी ऐड करते हैं, फिर हीट करते हैं तो अमोनिया गैस रिलीज होती है, तो दैट्स द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। आगे चलें, इट इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेनेडियम 5 ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट, नहीं भाई वेनेडियम 5 ऑक्साइड जो है वो तो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए थोड़ी इस्तेमाल होता है, तो डी गलत। अब देखें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम ए गलत, बी गलत, डी गलत, तीनों गलत हो गए तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, सी को चेक लगा दीजिए। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आया कि विच वन इज करेक्ट, तो आप ये देख लीजिए कि विच वंस आर इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट होंगे उनको हटा दीजिए, करेक्ट ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये जो ऑप्शन सी है ये सॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड है, ये नाइट्रेट आयन का टेस्ट है, ठीक है। 21 part of the periodic table is shown with 4 elements W, X, Y and Z. These are not the elements actual numbers, ठीक है। Some pairs of these elements may react to form compounds, ठीक है। Which formulae are correct? यार W जो है ना वो मेटल है, Y जो है और Z जो है वो नॉन मेटल है, तो अगर W और Y आपस में रिएक्शन करेगा तो WY बना लेगा, यानी W और Y ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं और ये ग्रुप 7 का एलिमेंट है, तो WY2 बन जाएगा। और अगर W जो कि ग्रुप 2 का एलिमेंट है और Z जो कि ग्रुप 6 का एलिमेंट है, तो अगर इनके साथ रिएक्शन करेंगे तो WZ बन जाएगा। तो आप चेक करिए WZ और WY2 कहां पर लिखे हैं, WZ और WY2 बेटा लिखे हैं आपके पास बी में, बी इज द राइट आंसर। That's an easy question by the way. The element in group 1 have similar chemical properties, which statement explain why this is true? तो भाई they all have melting points, नहीं भाई melting point has nothing to do with the chemical properties, they all have the same number of complete electron shells, electron shell से नहीं होता, number of electrons से होता है, they all have the same number of electrons in the outer shell, that's right, so C is the right answer, that's a fact बेटा, मैंने नोट्स में लिखवाया है आपको। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा किसकी वजह से होती हैं,
due to same number of electrons in the valence shell। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखवाया हुआ है मैंने आपको। क्योंकि ग्रुप वन के तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ग्रुप वन के तमाम एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। आगे चले, हीलियम एंड जीनॉन आर बोथ नोबल गैसेस। व्हाट इज ट्रू बोथ फॉर दे आर केमिकली इनर्ट। बिल्कुल सही बात है, ये भी इनर्ट है, ये भी इनर्ट है। तो इनर्ट है, तो इनर्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपटीशन ए और बी के दरमियान है, क्योंकि ये तो गलत कह रहे हैं, सी और डी तो गलत हो गया। The atoms have 8 electrons in their outer shell। नहीं, हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ज़ीनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चले। The ions of metal X react with aqueous potassium iodide। ये इक्वेशन आ गई। From this information, it can be deduced that X is most likely a dash metal and the X2 plus ions are this। Which word correctly completes gap 1 and 2? अच्छा, पहली तो बात ये कि भाई X2 प्लस कलर्ड है, तो अगर X2 प्लस कलर्ड है तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। तो अगर X ट्रांजिशन एलिमेंट है तो इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों गलत हो गए, क्योंकि ग्रुप 2 नहीं हो सकता। ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, क्योंकि कलर्ड बना रहा, तो ग्रुप 2 नहीं हो सकता। तो ए और बी गलत। कंपटीशन किसमें हो गया? सी और डी में, क्योंकि ये दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑप्शंस में आ रहा है। ठीक है बेटे, अब देखो जरा गौर से सुनो। यहाँ पर चार्ज कितना है? 2 प्लस, और यहाँ पर चार्ज कितना हो गया? +1। तो 2 प्लस से +1 का मतलब क्या हुआ? रिडक्शन। तो राइट आंसर इज डी, क्योंकि रिडक्शन हो रही है। तो आप यहाँ बताइए कि X2 प्लस से X+1 हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, which substance is a metal? Metal conducts electricity in solid। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और metal conducts electricity when molten, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। इतना इजी क्वेश्चन है बेटा, ये भी लिखा हुआ है आपके नोट्स के अंदर कि metals conducts electricity without any chemical change both in solid and in molten form। Which metal can be obtained from its oxide by using either carbon or hydrogen? अब ये मेटल का चैप्टर आपको याद होना चाहिए, और इनसा फैक्ट, और फैक्ट है तो भाई आंसर क्या होगा आपके पास? ए। हाइड्रोजन या कार्बन के थ्रू कॉपर को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसके ऑक्साइड से, और मैंने इक्वेशन लिखवाई भी है आपको, पता नहीं आपको याद है या नहीं। ये लिखवाई है मैंने इक्वेशन आपको। सही है, और ये वाली इक्वेशन भी है आपके पास। सही है, ये दोनों इक्वेशंस लिखी हुई हैं आपके पास, दोनों पता होनी चाहिए। मेटल कार्बोनेट डिकम्पोजेस व्हेन हीटेड। व्हिच कार्बोनेट इज मोस्ट स्टेबल टू हीट? यार नोट्स याद होने चाहिए बहुत अच्छी तरह। मोस्ट स्टेबल टू हीट, मोस्ट स्टेबल टू हीट ग्रुप 1 के मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होते। ग्रुप 1 मेटल कार्बोनेट्स। ठीक है, ग्रुप 2 मेटल कार्बोनेट्स। अब देखें, ग्रुप 1 का तो कोई नहीं, तो ग्रुप 2 का होगा। अगर ग्रुप 2 का है तो वो आपका राइट आंसर है, तो राइट आंसर इज ए। ठीक है,
याद रखिएगा वो ये कह रहा है कि ये सब डिकम्पोज होंगे, सब होते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल से होगा, ये तीनों बहुत आसानी से, ठीक है, ये याद रखिए। 28 iron is extracted from its ore in the blast furnace. Coke and limestone are also added to the blast furnace. What is the purpose of the limestone? Limestone आपको पता है डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, फिर वो कैल्शियम ऑक्साइड जो है, मैं याद करा देता हूँ कि मैंने क्या करवाया है। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, फिर ये कैल्शियम ऑक्साइड एसिडिक इम्प्योरिटी यानी SiO2 से रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है, जिसको आप स्लैग कहते हो। तो इम्प्योरिटीज को रिमूव करने में हेल्प करता है। और SiO2 अगर आपको याद हो ये एसिडिक ऑक्साइड होता है, तो हम इसको एसिडिक इम्प्योरिटी भी तो कह सकते हैं, है ना बेटे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, चेक करते हैं। टू डिकम्पोज टू रिलीज ऑक्सीजन, नहीं भाई ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। टू डिकम्पोज टू रिलीज ऑक्सीजन, नहीं ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ये भी गलत। टू डिकम्पोज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक इम्प्योरिटी, बिल्कुल सही बात है, जब डिकम्पोज होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, वो कैल्शियम ऑक्साइड एसिडिक इम्प्योरिटी को रिमूव करेगा बाय मेकिंग कैल्शियम सिलिकेट। तो सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं। टू रिएक्ट विद कोक टू हीट द ब्लास्ट फर्नेस, नहीं ब्लास्ट फर्नेस को हीट करने के लिए डिकम्पोज नहीं होता बेटा, ये इसका मेन फंक्शन है, इट्स अ फैक्ट, ठीक है। 29 एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, ये डायग्राम आपके पास बनी हुई है नोट्स में। व्हिच स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस इज करेक्ट? Aluminum ions gains electron to form aluminum, seems like correct, बिल्कुल सही बात है। Cryolite increases the melting point, नहीं cryolite decreases the melting point, गलत हो गया। Cryolite reacts with impurities to form slag, slag तो बेटा आयरन की एक्सट्रैक्शन में बनता है, ये गलत हो गया। The carbon cathode has to be replaced regularly as it reacts with oxygen, नहीं भाई oxygen gas is given off at anode, so we need to replace ग्रेफाइट एनोड्स पीरियोडिकली, ये स्टेटमेंट लिखवाया मैंने पूरा, जबकि वो कह रहा है कार्बन कैथोड को रिप्लेस करते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो बी रॉन्ग, सी रॉन्ग, डी रॉन्ग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत ही ऑब्वियस चॉइस है, बट मैंने सारे पढ़ लिए हैं ताकि आपकी तसल्ली हो जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है हमारे पास। स्टील इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लोइंग एयर, स्टील इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लोइंग ऑक्सीजन इनटू इम्प्योर मोल्टन आयरन। A student suggests two reasons why this process is carried out. The oxygen removes some of the carbon from the impure iron, बिल्कुल सही बात है। अगर impure iron में कार्बन है और आप ऑक्सीजन से उसको ट्रीट करवा रहे हो, तो ऑक्सीजन कार्बन को रिमूव कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेस आयरन 2 आयंस टू आयरन 3 आयंस, नहीं ऐसा नहीं है। स्टील में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन्स सेम, ऑक्सीडाइज नहीं होता वो कभी भी। तो सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है, एंड देयरफॉर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा सा एलैबोरेट करके लिख देता हूँ आपके लिए। कार्बन इन इम्प्योर आयरन reacts with oxygen ठीक है, and that's the right one. और दूसरा, during steel making there is no change in oxidation state of iron, ठीक है बेटे। ये भी हो गया आपके पास 31। Z is a pollutant gas that is formed in internal combustion engine. An aqueous solution of Z is acidic. यार अगर Z गैस है और इसका सोल्यूशन एसिडिक है, तो इसका मतलब ये एसिडिक गैस है।
और एसिडिक गैस मेरे पास या तो SO2 होती है या फिर NO2 होती है, ठीक है। और ये दोनों गैसेस इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर फॉर्म होती हैं। आगे चलते हैं। Z is removed from the exhaust gases in catalytic converter by reduction। तो भाई कैटालिटिक कन्वर्टर में SO2 तो रिड्यूस नहीं होती, NO2 रिड्यूस होती है ना। तो NO2 कहाँ लिखा है? D में लिखा है, D इज द राइट आंसर। और कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ना, वो भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। तो आप यहाँ बता दीजिए कि NO2 गैस is reduced to nitrogen in catalytic converter। 32. A student investigate the properties of a colorless organic liquid. Which observation shows that the liquid is unsaturated? यार liquid is unsaturated का मतलब क्या है? Liquid is unsaturated का मतलब ये हुआ कि आपके पास डबल बॉन्ड होगा बिटवीन द कार्बन एटम, और अगर डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम है तो उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डीक्लोराइजेस एक्वस ब्रोमीन। यही वाला टेस्ट बताया मैंने आपको ऑर्गेनिक पढ़ाते थे, है ना। चेक करते हैं क्या कहा जा रहा है हमें। इट डिक्लोराइजेस एक्वस ब्रोमीन, बिल्कुल सही बात है, यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। 33, अलर्ट रहना। Alkanes are saturated compounds containing carbon and hydrogen only. Structure 1, 2, 3 and 4 are saturated hydrocarbons। ठीक है, ये saturated hydrocarbons हैं आपके पास। वो कह रहा है which pair of isomers, which pair of structures are isomers। भाई isomers किसे कहते हैं? Isomers कहते हैं same molecular formula but different structural formula। इसी को कहते हैं ना। ठीक है भी। तो अगर हम कह रहे हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो अब जरा देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर है। यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अभी जरा फॉर्मूला देख लेते हैं यहाँ पर, 1 मिनट रुकना। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये है C6H14। इधर काउंट करो, ये C6 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो C6H14। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। कंफर्म करते हैं, आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 मुझे नहीं पता ना, मुझे तो जजमेंट करनी है। C6 हाइड्रोजन चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हाइड्रोजन हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 कार्बन एटम है, ये भी फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा, इसलिए 1 and 2 इज द राइट आंसर, व्हिच मींस ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हाइड्रोजन भी बता ही देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हाइड्रोजन है। तो आप नोट कर रहे हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं बन रहा, isn't it? इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एंड देयरफॉर ये दोनों क्या है? एक दूसरे के आइसोमर्स। आगे चलो 34, when butene reacts with bromine which compound could be made? भाई जब ब्यूटीन ब्रोमीन से रिएक्शन करता है तो एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर ब्रोमीन ऐड होती है। ब्रोमीन, ये आंसर तक पहुंचाने का तरीका होगा, यही कॉन्सेप्ट भी है। ब्रोमीन इज एडेड ऑन दी adjacent carbon atom, that is neighbor carbon atom। adjacent का मतलब neighbor। ठीक है, इधर देखो
ये ऑप्शन रॉन्ग, क्योंकि एक ही कार्बन के साथ दो ब्रोमीन अटैच नहीं हो सकती। एडजेसेंट यानी नेबर कार्बन एटम पे अटैच होनी चाहिए। एक ब्रोमीन इस कार्बन पे, दूसरी ब्रोमीन इस कार्बन पे, ये नेबर नहीं है, एडजेसेंट नहीं है। ये भी गलत, ये भी गलत। एक ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन यहाँ, ये भी नेबर नहीं है, एडजेसेंट नहीं है, ये भी गलत। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तीनों गलत हो गए। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि इसमें ब्रोमीन दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम यानी नेबर कार्बन एटम्स के ऊपर ऐड। व्हिच स्टेटमेंट अबाउट प्रोपीन इज करेक्ट? ठीक है जी, प्रोपीन से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम। इट कैन बी फॉर्म बाय क्रैकिंग ब्यूटेन, ब्यूटेन से प्रोपीन बन सकती है, ये ठीक हो सकता है, लेकिन आगे ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इट हैज द फॉर्मूला C3H8। भाई प्रोपीन है, प्रोपीन का फॉर्मूला होता है C3H6, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन बी गलत हो गया। इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, रॉन्ग, अनसैचुरेटेड होता है क्योंकि डबल बॉन्ड है। इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म इथेन, इथेन थोड़ी देगा, प्रोपेन देगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए। मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि प्रोपीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म प्रोपेन। वो कह रहा है इथेन, ये गलत हो जाएगा ना बेटा। Which term describe the structure of टेरिलीन? टेरिलीन पॉलिएस्टर होता है, तो सी इज द राइट आंसर। ये तो बहुत ही सिंपल है यार, आपको चीजें अगर याद है आप ऐसे ही कर देंगे। Which process is involved in the formation of ethanol from ethene? इथीन से अगर इथेनॉल होता है तो एडिशन रिएक्शन होता है, ये भी लिखवाया है मैंने आपको। इथीन को अगर मैं स्टीम से रिएक्शन करवाऊं तो इथेनॉल बनता है, दैट इज एडिशन रिएक्शन, जिसको मैंने हाइड्रेशन भी लिखवाया है आपको। ठीक है। Which compound is an alcohol? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, तो एक OH ये है, एक OH ये अल्कोहल है, तो बी इज द राइट आंसर। सही है भाई। सर व्हाई नॉट सी? बेटा सी जो है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। सर व्हाई नॉट डी? बेटा डी, व्हाई नॉट ए? बेटा ए जो है वो ईथर है, ठीक है। डी जो है वो नॉट इन कोर्स, सिलेबस में ही नहीं है आपके, लेकिन इसका नाम है कीटोन। क्या नाम देंगे हम इसको? कीटोन। और कीटोन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये हायर लेवल के ऊपर ए लेवल में जाके आती है, A1 A2 में पढ़ाते हैं बच्चों को, ओ लेवल में नहीं है। इसके बाद विच, अब जरा देखिए, अगर मान लो एक मिनट के लिए कि मैं आपको कीटोन ना बताऊं, आपको कैसे पता चलेगा ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? इसका मतलब ये हुआ कि जो सिलेबस में इंफॉर्मेशन दी हुई है उस इंफॉर्मेशन से ज्यादा पढ़ना है आपको, ठीक है ना। वो ज्यादा जो एमसीक्यूज को हैंडल करने में आसानी हो। अगर आपको ये मैं बताऊं ही ना तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि यार अल्कोहल कौन सा है? ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कैसे पता चलेगा आपको? तो जब तक आप थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लें। डिटेल का मतलब ये नहीं आउट ऑफ कोर्स, डिटेल का मतलब ये रेलेवेंट टू योर एमसीक्यूज, ठीक है। 39 which two compounds react together to form this? बेटा ये आपका एस्टर है ना, और मैंने आपसे ये कहा था कि जब एस्टर का नाम दिया जाता है, एस्टर का स्ट्रक्चर लिखा जाता है, तो पहले एसिड का पोर्शन आता है और फिर अल्कोहल का पोर्शन आता है। तो 1 कार्बन का अल्कोहल क्या हो जाएगा? मिथेनॉल। और 3 कार्बन एटम का एसिड क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेनोइक एसिड। तो आप देख लीजिए कि कहां पे लिखा है मिथेनॉल और प्रोपेनोइक एसिड। डी में लिखा है, तो डी इज द राइट आंसर। ये इतना आसान है, सही है बेटे। विच कंपाउंड माइट बी सुटेबल टू फ्लेवर अ सॉफ्ट ड्रिंक? सॉफ्ट ड्रिंक को फ्लेवर करने के लिए कौन सा सही रहेगा कंपाउंड? आपको पता है
फ्लेवरिंग के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं? एस्टर्स। Esters are used for food flavoring. तो एस्टर कहां पर है? ए में है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है सर, व्हाई नॉट डी? बेटा ये अल्कोहल है, गलत। बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी गलत। और बेटा ये एल्कीन है, ये भी गलत। तो बेटा फ्लेवर जो है वो एस्टर से होता है, और एस्टर का फंक्शनल ग्रुप ये ना एस्टर का फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ है तो नहीं। सारे मैंने पढ़ाते हुए कहा था, मैंने कहा था कि ईथर भी होता है और आपको मालूम होना चाहिए, और आप नोट्स में चेक कीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको ईथर भी मिलेगा, पॉलीमराइजेशन में मिलेगा। ये मैंने लिखवाया, बस मुझे इतना पता है। स्टार्च मैंने लिखवाया था ना, स्टार्च, उसमें देखना मैंने ईथर लिखवाया आपको, मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर दो कार्बन एटम के दरमियान एक ऑक्सीजन एटम है, देन द क्लास ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड ईथर। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्च बनवाया था ना आपको, स्टार्च में भी तो यही था कि दो कार्बन के दरमियान एक ऑक्सीजन थी। याद आया आपको?